नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। तो इससे पहले हम आप लोगों को चैप्टर 4 पढ़ा करके उसका क्वेश्चन आंसर सारा कंप्लीट करा दिए हैं। अगर आप नहीं देखे हैं तो देख सकते हैं इससे पहले के वीडियो। तो आज हम आप लोगों का शुरू करने जा रहे हैं चैप्टर 5। चैप्टर 5 का नाम है जब जनता बगावत करती है 1857। और उसके बाद जो बगावत मतलब विद्रोह होता है, ठीक है ना। हम आप लोगों को इससे पहले के चैप्टर में बताए थे। तो जब जनता विद्रोह करती है 1857 के बारे में आप लोग जानिएगा, 1857 के विद्रोह के बारे में। और उसके बाद फिर क्या हुआ इस सब के बारे में आप लोग जानिएगा इस चैप्टर में। तो सबसे पहले एक चित्र दे रखा है, आप लोग देख सकते हैं स्क्रीन पर। तो इस चित्र में क्या कह रहा है ज़रा सुनिएगा आप लोग। कह रहा है सिपाही और किसान विद्रोह के लिए ताकत जुटाते हुए। जो सिपाही है और जो किसान है ये दोनों विद्रोह के लिए ताकत जुटाते हुए दिखाया गया है। कह रहा है यह विद्रोह 1857 में उत्तर भारत के मैदानों में फैल गया था। और यह विद्रोह 1857 में उत्तर भारत के मैदान में फैल गया था। ये जो सिपाही है ना, ये सिपाही जो है वो किसान ही होते थे। कुछ सिपाही, ऐसा नहीं कि सारे होते थे, लेकिन कुछ सिपाही किसान ही होते थे, ठीक है। तो आप लोग आगे इस चैप्टर में जानिएगा अच्छे से ये सब ने मिलकर के कैसे अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया था। तो इसके बारे में इस चैप्टर में जानिएगा। तो नीति और लोग, सबसे पहला आपका टॉपिक है नीतियाँ और लोग के बारे में। तो इसको जानते हैं नीतियाँ और लोग के बारे में। कह रहा पिछले अध्यायों में आपने ईस्ट इंडिया कंपनी की नीतियाँ। तो इससे पिछले अध्याय में क्या, चैप्टर 4 में, हाँ चैप्टर 4 में भी। और मतलब कि चैप्टर 1 जो है कहाँ कब कैसे जो है वो चैप्टर उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। और बाद बाकी जो चैप्टर 2 है, चैप्टर 3 है, चैप्टर 4 है, ये तीनों चैप्टर आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और ये जो चैप्टर 5 पढ़ा रहे हैं ये भी और ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इनके बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चैप्टर 2 चैप्टर 5 जो है ये तो बहुत ज़्यादा, हद से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बार बार क्वेश्चन इन दोनों चैप्टर से पूछा जाता है। तो ईस्ट इंडिया कंपनी की नीतियाँ आप लोग देखिए, ठीक है। ईस्ट इंडिया कंपनी और जनता पर उसके प्रभावों के बारे में पढ़ा। और जनता पर कैसे उनकी नीतियाँ से प्रभाव इफेक्ट पड़ता था, कितना जनता पे दबाव बनता था, कितना जनता परेशान हो जाते थे अंग्रेजों की नीतियों से, ईस्ट इंडिया कंपनी की नीतियों से। कह रहा है इन नीतियों से राजाओं, रानियों, किसानों, जमींदारों, आदिवासियों, सिपाहियों सब पर तरह तरह के असर पड़े हैं। ऐसा नहीं है कि राजा रानी पर असर नहीं पड़ता था, सब पर असर पड़े हैं, ठीक ना, अंग्रेजों की नीतियों से। और काफ़ी ज़्यादा ये लोग अंग्रेजों की नीतियों से परेशान भी थे। कह रहा है आप यह भी देख चुके हैं कि जो नीतियाँ और कार्रवाइयाँ, तो आप लोग यह भी देख चुके हैं कि जो नीतियाँ और कार्रवाइयाँ जनता के हित में नहीं होती थी, जितना भी नीति अंग्रेज बनाते थे वो कभी जनता के हित में बनाते ही नहीं थे, ठीक है ना। क्योंकि वो जनता की भलाई करने थोड़ी ना आया था, तो जनता के हित में नहीं होती थी। या जो उनकी भावनाओं को ठेस पहुंचाती थी, ठीक ना, उनकी जो जनता की भावना होती थी उनको ठेस पहुंचाती है, उनका लोग किस तरह विरोध करते हैं, इसमें आप देखिएगा, इसीलिए है यहाँ पे यूज किया गया है, ठीक है ना। तो उनका लोग किस तरह विरोध करते हैं, वैसी नीतियाँ जिससे कि जो कि जनता के हित में ना हो, जो कि जनता की भावना को ठेस पहुंचाए, तो उनका लोग, जनता सब मिल करके किस तरह विरोध करते हैं वैसी नीतियों को। अब आगे, तो नवाबों की छीनता सत्ता, यह टॉपिक यहाँ से शुरू होता है, आप लोग ज़रा ध्यान से सुनिएगा। नवाबों की छीनती सत्ता के बारे में, जो नवाब सब होते थे उसकी सत्ता को कैसे छीना अंग्रेजों ने, इनके बारे में सुनिए। कह रहा है 18वीं सदी के मध्य से ही राजाओं और नवाबों की ताकत छीनने लगी थी। 18वीं सदी मतलब हम आप लोगों को बताएं, 18वीं सदी कुछ नहीं करना है, एक कम करना है, यानी कि 1701 से लेकर के 1800 ईस्वी तक को 17वीं शताब्दी, 18वीं शताब्दी बोला है तो इसको 18वीं शताब्दी बोलते हैं, 17वीं नहीं, सॉरी। तो 1701 से लेकर के 1800 ईस्वी तक को 18वीं शताब्दी कहते हैं। कह रहा है आपका मध्य से ही राजाओं और नवाबों की ताकत छीनने लगी। तो मध्य से ही राजा और नवाबों की जो ताकत थी, राजा सब की ताकत और नवाबों की ताकत छीनने लगी थी। उनकी सत्ता और सम्मान दोनों खत्म होते जा रहे थे। उनकी जो सत्ता थी वो भी खत्म हो रही थी, उनका जो सम्मान था समाज के प्रति वो भी खत्म होता जा रहा था। बहुत सारे दरबारों में रेजिडेंट तैनात कर दिए गए थे। बहुत सारे दरबारों में ना अंग्रेजों ने रेजिडेंट तैनात कर दिए थे। रेजिडेंट क्या होता था, देखिए अंग्रेज का अधिकारी होता था, ठीक है ना। वो जो है मतलब कि जितने भी आपका क्षेत्र होते थे जहाँ पे राजा लोग को शासन करते थे वहाँ पे भेजते थे रेजिडेंट को। और वो रेजिडेंट का काम होता था कि वो जो है ना कहते थे उन राजा को हम आपका जो है साथ देंगे, एक तरह से कहे तो, ठीक है ना। तो वो जो है मतलब कि जितना भी कानून, जितना भी नियम, लेकिन वो क्या करता था, जितना भी नियम कानून जो भी चीज़ लगाना होता था वो अंग्रेज जो नियम कानून बनाते थे उसी को वो लागू करने के लिए कहते थे राजा को, ठीक है ना। मतलब कि
जो आपका वो अंग्रेज़ों की तरफ से काम कर रहे थे, राजा की भलाई नहीं कर रहे थे, ठीक है ना? वो तो अंग्रेज़ों की ज़्यादातर भलाई कर रहे थे। रेजिडेंट का यही काम था कि जो भी राजा की नीतियों को जानना है और अंग्रेज़ों को बताना है, ठीक है? तो इसीलिए रेजिडेंट तैनात किए थे ताकि पता चल जाए कि जितने भी राजा शासन कर रहे हैं, वो किस प्रकार शासन कर रहे हैं, कहीं अंग्रेज़ों के विरोध में तो कोई आवाज़ नहीं उठा रहे, है ना? तो ये सारी चीज़ें जानने के लिए अब कह रहा है स्थानीय शासकों की स्वतंत्रता घटती जा रही थी। और स्थानीय शासक जो होते थे उस जगह के, उस स्थान के, उसकी स्वतंत्रता जो थी ना वो घटती जा रही थी, स्वतंत्रता खत्म हो गई थी एक तरह से के, तो उनकी सेनाओं को भंग कर दिया गया और जो स्थानीय शासक की जो सेना थे उसको भंग कर दिया गया। उनके राजस्व वसूली के अधिकार हुआ इलाके एक एक करके छीन लिए गए और उनके राजस्व वसूली के जो अधिकार थे, जहाँ से वो अधिकार उनके पास जो था स्थानीय शासक के पास राजस्व वसूलने का, वो भी अधिकार छीन लिया गया और एक एक करके जितना भी मतलब कि इलाके थे सब इलाके छीन लिए गए। कह रहा है बहुत सारे अंग्रेज़ों ने ले लिए, बहुत सारे स्थानीय शासकों ने अपने हितों की रक्षा के लिए, ऐसा नहीं है कि वो सबसे जब ये छीन रहे थे उनके इलाके तो उन्होंने कुछ नहीं बोला, उन्होंने बोला, ठीक है ना? उन्होंने अपने हितों के लिए, रक्षा के लिए कंपनी के साथ बातचीत भी की, ठीक है ना? उदाहरण के लिए इसे दिया रखा है आपका किताब में, उदाहरण के लिए झांसी की रानी लक्ष्मीबाई चाहती थी कि कंपनी उनके पति की मृत्यु के बाद उनके गोद लिए हुए बेटे को राजा मान ले। देखिए झांसी की रानी लक्ष्मीबाई को, ठीक है ना, रानी लक्ष्मीबाई को अपना कोई संतान नहीं था, ठीक है ना? तो उन्होंने जो है पुत्र लिए थे गोद में, किसी और के पुत्र को गोद में लिए थे, तो वो चाहती थी रानी की लक्ष्मीबाई कि मेरे गोद लिए हुए बेटे को राजा मान ले, ठीक है ना? उनके पति की मृत्यु के बाद उनको राजा मान ले, लेकिन अंग्रेज़ों ने इस बात को मानने से इनकार कर दिया, इस बात को स्वीकार नहीं किया। और भी कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, पेशवा बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र मतलब गोद लिए हुए पुत्र, ठीक है ना? पेशवा बाजीराव के दत्तक पुत्र जो थे, नाना साहब ने भी कंपनी से आग्रह किया कि उनके पिता को जो पेंशन मिलती थी, नाना साहब उनके पुत्र थे, पेशवा बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र थे, ठीक है ना? अपने पुत्र नहीं थे, मैं बता दूं आप लोगों को, गोद लिया हुआ पुत्र था। तो उन्होंने भी सॉरी कंपनी से आग्रह किया कि उनके पिता को जो पेंशन मिलती थी ना वो उनके पिता की मृत्यु के बाद उन्हें मिलने लगे, यानी कि नाना साहब को मिलने लगे, ठीक है ना? तो उनके गोद लिए हुए पुत्र, पेशवा बाजीराव के गोद लिए हुए पुत्र नाना साहब को मिलने लगे। लेकिन अंग्रेजों ने क्या किया, तो कह रहा है अपनी श्रेष्ठता और सैनिक ताकत के नशे में चूर कौन नशे में चूर हो गए थे, अपनी आप को श्रेष्ठ समझने लगे थे, सैनिक ताकत तो काफ़ी ज़्यादा मेरे पास सैनिक है, ताकतवर अपने आप को समझने लगे थे, इसी नशे में चूर कंपनी ने, ठीक है, कंपनी ने मतलब अंग्रेजों ने, कंपनी ने इन निवेदनों को ठुकरा दिया, ठीक है? तो कंपनी ने क्या किया, ये जो निवेदन किया था ना पेशवा बाजीराव द्वितीय और झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने, दोनों को ठुकरा दिया, मतलब नहीं माना, स्वीकार नहीं किया। कह रहा है अवध की रियासत अंग्रेजों के कब्जे में जाने वाले आखिरी रियासतों में से थी। ये इंपॉर्टेंट, आप लोग ध्यान रखिएगा, ये जो अवध जो है ना, ऐसे करके बहुत सारी रियासत अंग्रेजों ने अपने कब्जे में कर लिया था, हासिल कर लिया था, और हम आपको चैप्टर 2 में बताए ही थे। तो अब यहाँ पे देखिए अवध की रियासत जो अवध थी ना ये आखिरी रियासत थी, ठीक है, जो अंग्रेजों के कब्जे में जाने वाली जो आखिरी थी, और अंग्रेजों ने इसको ले भी लिया, ठीक है। अभी आप लोग जानिएगा इस चैप्टर में कैसे लिया। कह रहा है 1801 में अवध पर एक सहायक संधि थोप दी गई। उन्होंने क्या किया ना, अवध पर 1801 में सहायक संधि थोप दिया। ये सहायक संधि क्या होता है, तो सहायक संधि उसको कहते हैं कि मतलब कि जो राजा सहायक संधि मानने के लिए स्वीकार हो जाता था उनको अपना खुद का सैनिक नहीं रखना होता था, ठीक है। अंग्रेज जो है ना उसको सैनिक देते थे, मतलब अंग्रेज कहते थे मेरा सैनिक आपका देख रेख करेगा, ठीक है, बस आप जो है ना क्या कीजिएगा, मेरे सैनिक को जो भी खाना पीना जो भी उनका खर्चा है वो सब दीजिएगा सैनिक को, ठीक है ना। और थी एक्चुअल में तो वो सैनिक जो मतलब कि जितना भी खबर पहुंचाता, खबर सब जाता, वो खबर सब पता चलता था सैनिक के जरिए, वो अंग्रेजों को, मतलब कि अंग्रेज अपने भलाई के लिए ही वो काम किया एक ना एक तरह से, आप देख सकते हैं, ठीक है ना, कि मतलब उन्होंने जो है क्या किया, सैनिक तो भेजा, लेकिन सैनिक क्या करते थे, जो भी जानकारी होती, जो भी नीतियाँ होते थे, वैसे तो सैनिकों के लिए एक रेजिडेंट था, ठीक है ना। रेजिडेंट क्या करते थे, रेजिडेंट राजनीतिक मामले में, यानी कि जो राजा के जितना भी नीति सब होते थे ये सब देख रहे थे, सही से लागू कर रहे थे या नहीं कर रहे थे, जो अंग्रेज ओजोन वाली नीतियाँ बोलते थे लागू करने, वो हो रहा है या नहीं हो रहा है, और सैनिकों को सही से वेतन सब मिल रहा है, मतलब खर्चा पानी सब कुछ मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। तो
सहायक संधि में जो सैनिक उन्होंने भेजे थे, सहायक संधि मतलब कि वो सैनिक जो है राजा को अपना खुद का नहीं रखना पड़ेगा, बल्कि अंग्रेज उसको सैनिक देंगे और वो सैनिक को खाना पीना खिलाना जितना भी खर्चा है ना वो सब देंगे, वहाँ के राजा देंगे, ठीक है। तो सहायक संधि थोपी गई और 1856 में अंग्रेजों ने उसे अपने कब्जे में ले लिया। सहायक संधि थोप करके जो आखिरी अवध था, ये आखिरी अवध था, इसको भी क्या किया, कब्जे में ले लिया। अब आगे क्या कह रहा है आपका, अब आगे कह रहा है आपका, गवर्नर जनरल डलहौजी ने ऐलान कर दिया। सहायक संधि जो है ना लॉर्ड वेलेस्ली ने लगाया था, मैं आप लोगों को बता दूं, ठीक है। तो गवर्नर जनरल डलहौजी ने ऐलान किया, क्या ऐलान कर दिया कि रियासत का शासन ठीक से नहीं चलाया जा रहा है। रियासत का जो शासन है वो ठीक से नहीं चला जा रहा है। हमको तो हंसी आ रहा है इस बात पे, क्योंकि जो है ना मतलब ऐसा आरोप लगाया गया कि उस रियासत के जो राजा है ना वो शासन ठीक से, ऐसा लग रहा था अंग्रेज कितने अच्छे से शासन करने वाले हैं और कर रहे हैं, जो राजा को बोलते थे कि ये शासन सही से नहीं चला रहा है। इसलिए जनता को भड़काने के लिए कि राजा के प्रति वो भड़के, इसीलिए शासन को दुरुस्त करने के लिए ब्रिटिश प्रभुत्व जरूरी है। उन्हें कहा कि शासन को दुरुस्त करने के लिए, शासन को खत्म करने के लिए ब्रिटिश प्रभुत्व का जरूरी है। अब आगे क्या कह रहा है, कंपनी ने मुगलों के शासन को खत्म करने की पूरी योजना बना ली। तो कंपनी ने जो है सोचा कि मुगल का जो ये शासन है ना उसको खत्म करना है पूरी तरीके से, ठीक है ना, प्रॉपर तरीके से खत्म करने की योजना बना ली कि मुगल का शासक रहेगा नहीं, क्योंकि मुगल जो है उस समय पहले मुगल शक्तिशाली थे, तो जनता के प्रति उनके मन में अभी भी बना हुआ था कि हाँ इनके पास पावर है, शक्तिशाली है। लेकिन कंपनी क्या चाहती थी, अंग्रेज चाहती थी कि उनको, जनता को पता चले कि मुगल के पास भी अब शक्तिशाली, मुगल भी अब शक्तिशाली नहीं रहे, अब सारा ताकत जो है वो अंग्रेजों के पास आ गई है। इसीलिए उन्होंने सोचा क्यों ना मुगल शासन को ही खत्म कर दिया जाए। तो कंपनी द्वारा जारी किए गए सिक्कों पर मुगल बादशाह का नाम हटा दिया गया। कंपनी जो भी सिक्का जारी करती थी उससे मुगल बादशाह का जो नाम था उसको हटा दिया गया। 1849 में गवर्नर जनरल डलहौजी ने ऐलान किया, और उन्होंने ऐलान भी कर दिया, क्या ऐलान किया कि बहादुर शाह जफर के मृत्यु के बाद बादशाह के परिवार को लाल किले से निकालकर उसे दिल्ली में कहीं और बसाया जाएगा। लाल किले में बादशाह के परिवार रहते थे, तो उनको कहा कि लाल किले से निकाल करके जो है कहीं और दिल्ली में जगह दिया जाएगा, क्योंकि लाल किले में जो लोग रहते थे उनको शक्तिशाली माना जाता था, ठीक है ना। लाल किले में जहाँ पे अभी प्रधानमंत्री झंडा फहराते हैं, ठीक है, पहले अंग्रेज लोग भी वहाँ पे लाल किले में अपना शासन करते थे, तो इसीलिए जो है मतलब कि वहाँ के अंग्रेजों के झंडे को हटा करके जब हमारे देश ने वहाँ पे झंडा फहराया तो हम लोग तब से स्वतंत्रता घोषित कर दिया गया हमारे देश को, मतलब अब जनता की शासन होगी। खैर वो तो बात की बात है, फिलहाल आप मतलब कि वो बात तो अलग है, फिलहाल आप यहाँ पे इस बात को समझिए कि किले से निकाल करके उसको कहा दिल्ली में कहीं और बसाया जाए, ठीक है ना। तो ये मुगल शासक को, अब क्या कह रहा है यहाँ पे आपका कि 1856 में गवर्नर जनरल कैनिंग ने फैसला किया। गवर्नर जनरल कैनिंग ने क्या फैसला किया कि बहादुर शाह जफर आखिरी मुगल बादशाह होंगे। उन्होंने ये फैसला ही कर दिया, तय ही कर दिया कि जो बहादुर शाह जफर है ना वो आखिरी मुगल बादशाह होंगे, ठीक है। उसके बाद जो सिर्फ मतलब कि वो शासक तो बनेंगे लेकिन बादशाह नहीं कहलाएंगे, ठीक है। उनकी मृत्यु के बाद, अगर बहादुर शाह जफर की मृत्यु हो जाती है तो उनके बाद किसी भी वंशज को बादशाह नहीं माना जाएगा, बादशाह नहीं कहा जाएगा। उन्हें केवल राजकुमारों के रूप में मान्यता जाएगी, राजकुमारों के रूप में मान्यता दी जाएगी, मतलब उनको केवल जो है ना राजकुमार कहा जाएगा, बस नाम का, ठीक है ना, बादशाह नहीं माना जाएगा। तो आप लोग यहाँ कंफ्यूज हो रहे होंगे कि आप क्लास 7 में तो हम पढ़े हैं कि औरंगजेब जो है ना ये आखिरी शासक है। जी हाँ, एक्चुअल में मुगल काल को 2 चरणों में बांटा जाता है। एक आपका हो गया जो शक्तिशाली मुगल शासक हो गए शक्तिशाली, और एक वाला हो गया उत्तर वैदिक वाला, ठीक है। उसी में आखिरी उत्तर वैदिक में आपका जो आखिरी है, मतलब कि उनके वो भी मतलब इतने शक्तिशाली नहीं होते थे, तो आखिरी जो है ना ये बहादुर शाह जफर थे, ठीक है ना, उत्तर वैदिक में। और उसमें अगर शक्तिशाली शासक में अगर हम बात करें तो औरंगजेब थे, ठीक है। तो आप लोग ये बात को जरा सा ध्यान में रखिएगा, इसके बारे में डिटेल में आप लोग 12 क्लास में जानिएगा, फिलहाल मैं थोड़ा सा जिक्र कर दी। तो सिपाही और किसान, वो तो आप लोग देखिए कि कैसे नवाबों से जो है उन्होंने सत्ता को हड़पा। अब सिपाही और राजा महाराजाओं से, अब सिपाही और किसान के प्रति उन्होंने क्या किया, जरा सा उनके सिपाही और किसान के प्रति क्या नीति था उनको पढ़ते हैं। तो किसान और सिपाही, गाँवों में किसान और जमींदार भारी भरकम लगान और कर वसूली के सख्त तौर तरीके से परेशान थे। तो गाँव में जो किसान है, जो जमींदार है, ये भारी भरकम लगान और कर वसूली के जो कर किसानों से वसूला जाता था, ये सख्त, काफ़ी ज़्यादा कठोर तौर तरीके से परेशान हो गए थे किसान सब। बहुत सारे लोग महाजनों से लिया कर्ज नहीं लौटा पा रहे थे, और बहुत सारे लोग जो है जो महाजनों से कर्ज लेते थे वो नहीं लौटा पाते थे। हम आप लोगों को बताए हैं, मतलब कि जो किसान सब जो है, जैसे कि उनका जो उत्पाद हुआ, ठीक है ना, वो बेचे तो वो कम दाम में खरीदते थे अंग्रेज लोग, ठीक है, बहुत ही कम दाम उनको देते थे।
तो उनकी ज़रूरत की सामानें अब खरीदना है उसको, किसानों को तो ज़रूरत का सामान जब खरीदने के लिए वो बहुत महंगा मिलता था, वो बहुत महंगा मिलता था, तो अब कहाँ से बहुत महंगा मिल रहा है तो वो कहाँ से पैसा देंगे, तो महाजन से कर्जा लेना पड़ता था और इस प्रकार वो कर्ज के जाल में फंसते चले गए थे। कह रहा है इसके कारण उनकी पीढ़ियाँ पुरानी ज़मीन हाथ से निकलती जा रही थी और पीढ़ियों की जो बहुत पहले की जो पीढ़ियाँ उनकी थी, उनकी जो पुरानी ज़मीन थी वो हाथों से निकलते जा रहे थे किसानों के हाथों से। अब आगे क्या कह रहा है, आगे कह रहा है कंपनी के तहत काम करने वाले, एक मिनट सॉरी, कंपनी के तहत काम करने वाले भारतीय सिपाहियों के असंतोष की अपनी वजह थी। कंपनी के तहत जो काम करने वाले भारतीय सिपाही थे, भारत देश के जो सिपाही थे, वो जो है कंपनी के तहत जो काम करते थे, तो असंतोष की उनकी भी अपनी वजह थी। क्या वजह थी जानते, कह रहे वे वेतन, वे अपने वेतन, ठीक है ना, उनको वेतन सही से नहीं दिया जाता, भत्ता। अच्छा, यहाँ पे एक भत्ता बढ़ाया है, आप लोग शायद नहीं जानते होंगे, या जानते भी तो बहुत अच्छी बात है, मैं बताने की कोशिश करूँ। कुछ ऐसे बच्चे होते हैं ना जो नहीं जानते। भत्ता मतलब क्या होता है, वेतन तो उनको दिया ही गया, ठीक है ना, भत्ता उनको कुछ एक्स्ट्रा पैसा जो दिया जाता है, ठीक है ना, अतिरिक्त कह सकते हैं पैसा जो दिया जाता है। जैसे कि कहीं जो मुसीबत वाला जगह है वहाँ मतलब कि काम करने के लिए, कुछ ट्रैवल करने के लिए, यात्रा करने के लिए, और आप कह सकते हैं उनके खाना पीना के, उनके यूनिफॉर्म के, तो कुछ अतिरिक्त जो पैसा दिया जाता है ना वेतन के बदले अतिरिक्त, उनको भत्ता कहते हैं। और सेवा शर्तों के कारण परेशान थे, और सेवा शर्तों के, सेवा करने के लिए जो शर्त दिया गया था ना, उस इन सब चीज़ों से जो है वो परेशान हो गए थे सिपाही। कह रहा है कई नए नियम उनकी धार्मिक भावनाओं और आस्थाओं को, धार्मिक भावनाओं और आस्थाओं को ठेस पहुंचाते थे, और कई नए नियम जो है, नया नियम सब, कई नए नियम जो है अंग्रेजों ने जो लागू किया था, उसके उससे जो है ना उसके धार्मिक भावना, धर्म के प्रति जो भावना थी, जो आस्था थी ना, उनको ठेस पहुंचते थे, ठीक है, सिपाही के। कह रहा है क्या आप जानते हैं कि उस जमाने में बहुत सारे लोग समुद्र पार नहीं जाना चाहते थे। ये उन लोगों का मानना था कि उस समुद्र पार नहीं जाना है। क्यों नहीं जाना है, उनका रीजन बताया गया है। कह रहा है उन्हें लगता था कि समुद्र यात्रा करने से उनका धर्म और जाति भ्रष्ट हो जाएंगे, ठीक है ना, उनको लगता था कि समुद्र यात्रा अगर हम करेंगे, मतलब उस पार जाएंगे, समुद्र के उस पार, मतलब समुद्र से यात्रा करेंगे, तो क्या हो जाएगा, उनका जो धर्म है ना वो भ्रष्ट हो जाएगा, उनकी धर्म और जाति ये भ्रष्ट हो जाएगा, धर्म भ्रष्ट मतलब उनका हो जाएगा एक तरह से कहे तो इसीलिए जो इससे जो है ना उसकी भावनाओं को ठेस पहुँचती थी, तो ये नहीं चाहते थे कि हम जो है समुद्र की यात्रा करें, ठीक है। अब आगे क्या कह रहा है, जब इसमें तो कोई लॉजिक वाली बात नहीं है, बट वो लोग मानते थे कि मतलब समुद्र की यात्रा करने से धर्म भ्रष्ट हो जाता है, खैर जो भी है। तो जब 1824 में सिपाहियों को कंपनी की ओर से लड़ने के लिए समुद्र के रास्ते वर्मा जाने का आदेश दिया, वर्मा ना म्यांमार का ही दूसरा नाम है, ठीक है, तो वर्मा जाने का आदेश दिया, तो उन्होंने इस हुक्म को मानने से इनकार कर दिया, ठीक है, कि इस हुक्म को इसलिए नहीं माना कि उनको लगता था अगर हम समुद्र से यात्रा करेंगे तो मेरा धर्म भ्रष्ट हो जाएगा, ठीक है ना, तो उन्होंने, उस सिपाही ने अंग्रेजों की बातें को मानने से इनकार कर दिया। उन्हें जमीन के रास्ते जाने के लिए एतराज़ नहीं था, उन्होंने कहा हम जमीन के रास्ते से चले जाएंगे, इसमें उनको एतराज़ नहीं था, लेकिन समुद्र के रास्ते से नहीं जाएंगे, इसमें इसको एतराज़ था, ठीक है ना, मतलब नहीं जाना चाहते थे। तो सरकार का हुक्म ना मानने के कारण उन्हें सख्त सजा दी गई, सरकार का हुक्म नहीं माना तो उनको सख्त कठोर सजा दी गई, क्योंकि यह मुद्दा अभी खत्म नहीं हुआ था, क्योंकि यह जो मुद्दा थी ना अभी खत्म नहीं हुई थी, इसलिए 1856 में कंपनी को एक नया कानून बनाना पड़ा। इसकी वजह से जो है 1856 में कंपनी ने एक नया कानून बनाया। क्या कानून बनाया, इस कानून में साफ कहा गया था, एकदम साफ स्पष्ट रूप से क्या कहा गया था कि अगर कोई व्यक्ति कंपनी की सेना में नौकरी करेगा, अगर कोई व्यक्ति जो है अगर वो कंपनी की सेना में नौकरी कर रहा है, तो ज़रूरत पड़ने पर उस व्यक्ति को जो है ना समुद्र पार भी जाना पड़ेगा, ज़रूरत पड़ने पर उस व्यक्ति को समुद्र पार भी करना पड़ सकता है, ठीक है, अगर समुद्र पार करके जाना पड़ेगा तो वो भी आपको करना पड़ेगा। तो सिपाही गाँवों के हालात से भी परेशान थे, सिपाही लोग जो है करना पड़ेगा, उन्होंने ये नया कानून बना दिया, तो सिपाही गाँवों के हालात से भी परेशान थे। एक तो सिपाही लोग जो है गाँव के हालात से भी परेशान थे, काफ़ी ज़्यादा गाँव के किसानों से काफ़ी ज़्यादा टैक्स वसूल रहे थे, कर वसूल रहे थे अंग्रेज। कह रहा है बहुत सारे सिपाही खुद किसान थे, बहुत ऐसे सिपाही थे जैसे कि हम आपको चित्र में ही बता दिए, बहुत सारे ऐसे सिपाही थे जो खुद किसान भी थे, ठीक है, और सिपाही में नौकरी करते थे। वे अपने परिवार गाँव में छोड़कर आए थे, वे जो है अपने परिवार को गाँव में छोड़ करके आए थे, लिहाजा किसानों का गुस्सा जल्दी ही सिपाहियों में भी फैल गया, और किसानों का जो गुस्सा है वो पता चल गया कि सिपाहियों लोग, किसान भी बहुत ज़्यादा जो है गुस्सा है अंग्रेजों के इन सारी नीतियों से, ठीक है, और सिपाही भी गुस्से थे। कह रहा सुधारों की प्रतिक्रिया, हालांकि अंग्रेजों ने कुछ सुधार किए हैं, जो कुछ अच्छे भी सुधार है और कुछ गलत भी है, ठीक है ना, जैसे कि मैं बताऊं कुछ अच्छे भी सुधार किए हैं। कह रहा है अंग्रेजों को लगता था कि भारतीय समाज को सुधारना जरूरी है, अंग्रेजों को लगता था कि हमारे जो भारत के समाज के अंदर जो एक भावना है ना
जो उसको जो है ना वो ख़त्म करना है, उसको सुधारना ज़रूरी है। तो सती प्रथा को रोकने और विधवा विवाह को बढ़ावा देने के लिए कानून बनाए। उन्होंने सती प्रथा को रोकने के लिए कानून बनाया। सती प्रथा मतलब क्या होता है कि अगर मतलब किसी के जो पति है ना वो डेथ कर गए हैं तो उनकी पत्नी को भी उनके साथ मरना पड़ता था। हालाँकि कुछ स्त्रियाँ जो है इच्छा अनुसार भी ये काम करती थी, लेकिन कुछ स्त्रियों को जो है मजबूर किया जाता था ऐसा करने के लिए। तो इस प्रथा को तो सबसे पहले ख़त्म किया, तो ये एक अच्छा काम किया, ठीक है ना। और विधवा विवाह, ठीक है, विधवा विवाह, और ये भी अच्छा ही काम किया कि विधवा विवाह को बढ़ावा देने के लिए कानून बनाया। विधवा विवाह मतलब कि अगर कोई स्त्री जो है विधवा हो गई है, उनके पति डेथ कर दिए हैं, तो वो फिर से पुनः विवाह, ठीक है ना, मतलब फिर से जो है विवाह कर सकती है। तो विधवा विवाह को बढ़ावा दिया काफ़ी ज़्यादा, ठीक है, उसका कानून बनाया। अब आगे क्या करा, अंग्रेजी भाषा की शिक्षा को जमकर प्रोत्साहन दिया, और अंग्रेजी भाषा की जो शिक्षा थी उसको जमकर प्रोत्साहन दिया, काफ़ी ज़्यादा प्रेरित किया, अंग्रेजी भाषा को बढ़ावा दिया। 1830 के बाद कंपनी ने ईसाई मिशनरियों को खुलकर काम करने, और यहाँ तक कि ये वाला जो है थोड़ा सा ये वाला जो लागू किया है ना, ये वाला नियम मेरे को सही नहीं लग रहा है, ठीक है ना, ये नियम सही नहीं है। कह रहा है ईसाई मिशनरियों को खुलकर काम करने और यहाँ तक कि ज़मीन व संपत्ति जुटाने की भी छूट दे दी। तो ईसाई मिशनरियों को खुल करके काम करने के लिए कहा, और यहाँ तक कि ज़मीन व संपत्ति जुटाने की छूट दे दी कि ज़मीन और संपत्ति जुटाओ। उस टाइम मतलब कि ईसाई मिशनरी उसको कहते हैं, जो कि ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार कहते हैं, उसको ईसाई मिशनरी कहते हैं। तो ईसाई मिशनरी क्या करते थे, वो कहते थे कि जो मेरा धर्म मानेगा, ठीक है ना, तो उसका जो है मतलब धर्म को मानने के लिए कहते थे, और उसकी ज़मीन और संपत्ति जो है अपना लेते थे, ठीक ना, अपना कर लेते थे। ईसाई मिशनरी लोग अपना कर लेते थे ज़मीन और संपत्ति। तो ये ज़मीन और संपत्ति इस प्रकार वे लोग जो है जुटाते थे। अब क्या कह रहा है, 1850 में एक नया कानून बनाया, तो इसको जो है ना इस जिससे कि इसमें संशोधन क्या मतलब सुधार क्या, कह रहा है ये जो कानून था, ईसाई मिशनरी लोग जो है अपना ज़मीन सब जुटा सकते हैं, ठीक है ना, ईसाई धर्म को मनवा करके, कह रहा है जिससे ईसाई धर्म को अपनाना और आसान हो गया, ठीक है। 1850 में उन्होंने नया कानून बना दिया ताकि ईसाई धर्म को लोग और मतलब कि अपनाए, ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में अपनाए, ज़्यादा से ज़्यादा लोग अपनाए। इस कानून में प्रावधान किया गया कि अगर कोई भारतीय व्यक्ति ईसाई धर्म को अपनाता है तो भी पुरखों की संपत्ति पर उसका अधिकार पहले जैसा ही रहेगा। देखिए, उन्होंने इस कानून में संशोधन किया, सुधार किया। संशोधन करना मतलब सुधार करना, ठीक है ना। उन्होंने कहा कि पहले तो ईसाई धर्म में ऐसा था कि अगर कोई ईसाई धर्म को अपनाता ना तो उसका ज़मीन ले ली जाएगी, ठीक है ना, लेकिन अब उन्होंने सुधार करके क्या कहा है, अगर कोई ईसाई धर्म को अपनाता है तो उनकी जो पुरखों की संपत्ति है ना, जो पूर्वजों की, उनकी जो पुरखों की जो संपत्ति है, जो ज़मीन है, उसका अधिकार पहले जैसा ही रहेगा, मतलब उसका अधिकार अपनी ज़मीन पर रहेगा, ऐसा उन्होंने लोभ दिया, ताकि जो है लोग अधिक से अधिक मात्रा में ईसाई धर्म को अपनाए और ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार हो। बहुत सारे भारतीयों को यकीन हो गया था कि अंग्रेज उनका धर्म, उनके सामाजिक रीति रिवाज और परंपरागत जीवन शैली को नष्ट कर रहे हैं, ठीक है। बहुत सारे जो भारतीय थे उनको ऐसा अनुभव होने लगा कि अंग्रेज जो है ना उनके धर्म को नष्ट कर रहे हैं, उनके सामाजिक रीति रिवाज जो है ये सब को नष्ट कर रहे हैं, परंपरागत जीवन, जो परंपराओं से उनका जो जीवन शैली था, जो परंपराओं से चला आ रहा था, उनका जीने का तरीका, ये सब नष्ट कर रहे हैं अंग्रेज। कह रहे दूसरी तरफ ऐसे भारतीय भी थे, और दूसरी तरफ ऐसे भारतीय भी थे जो मौजूदा सामाजिक व्यवस्था में बदलाव चाहते थे, कि जो अभी मौजूद सामाजिक व्यवस्था है ना उसमें चेंजेज आए, उसमें बदलाव आए। इन सुधारकों, ये जो सुधारक थे और उनके सुधार आंदोलन, और उस सुधारकों ने जो सुधार आंदोलन किए थे कि सुधार आया हमारे समाज में, के बारे में आप अध्याय 6 में पढ़ेंगे। तो इसके बारे में आप लोग डिटेल से अध्याय 6 में पढ़ेंगे। और यहाँ पे आप लोग एक चित्र को देख सकते हैं, एक चित्र को दिखाया गया है। यहाँ कह रहा है क्या, उत्तर भारत के बाज़ारों में सिपाही खबरें और अफवाहें फैलाते हुए दिखाया गया है। ये सिपाही दिया गया उत्तर भारत के बाज़ार में कैसे वो खबर और अफवाह फैला रहे हैं। अब कह रहा है जनता की नज़र से, तो टॉपिक है आपका, एक मिनट, टॉपिक है आपका जनता की नज़र से। जनता की नज़र से, तो जनता की नज़र से क्या कहा गया है, क्या इसमें देखा गया है, तो इसके बारे में हम लोग कल जानेंगे। तो आज जो है इतना ही रहने दीजिए। ऐसे ही आसान तरीके से कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ना चाहते हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको मेरा वीडियो कहीं ढूंढना ना पड़े।